मूवी के स्टार्ट में हम एक कपल सासा और टॉमी को देखते हैं। दोनों ही माउंटेन क्लाइंबर्स थे। दोनों कितने ही ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ चुके हैं, पर इस बार वो नॉर्वे की ट्रोल वॉल को पार करना चाहते हैं। रात होने पर दोनों वहीं रुकने का फैसला करते हैं। टॉमी लक पर बहुत विश्वास करता था। उसके पास उसका एक लकी कंपास है। वो सासा से कहता है कि उसके लक के हिसाब से उसे शायद अब आगे नहीं बढ़ना चाहिए, पर यह सुनकर सासा नाराज हो जाती है। पर टॉमी उसे मना लेता है। पर यहाँ एक मुसीबत आती है। यहाँ मौसम बहुत खराब होने लगता है। इस मौसम में यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए टॉमी फैसला करता है कि वो दोनों ही नीचे जाएंगे और मौसम ठीक होने के बाद अगली सुबह वापस इस पर चढ़ना शुरू करेंगे। दोनों नीचे जा ही रहे थे कि खराब मौसम के कारण ऊपर से बर्फ के साथ पत्थर भी टूटकर नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं, जिससे एक पत्थर टॉमी के सर पर लगती है और वो टकराते हुए रस्सी से लटक रहा था। अब क्योंकि सासा ने रस्सी को अब तक गांठ नहीं लगाई थी, तो रस्सी खुली हुई थी और सासा भी इसी से बंधी हुई थी, जिसे सासा ने पकड़ रखा था। वो चिल्लाकर टॉमी को उठाने की कोशिश करती है। अब क्योंकि सासा भी इसी रस्सी से बंधी हुई थी, तो टॉमी उन दोनों को अपने साथ पहाड़ के नीचे खींच रहा था और आखिर में ना चाहते हुए भी सासा को रस्सी छोड़नी पड़ती है और टॉमी अब तक मर चुका था। सासा को रस्सी छोड़नी पड़ती है, जिसके बाद वो सैकड़ों फीट से ऊंचाई से नीचे गिर जाता है और सासा वहां अकेली रह जाती है। अब अगले सीन में हम सासा को लंबे समय के बाद वापस से एक एडवेंचर पर जाता देखते हैं, पर इस बार वो अकेली है। उसके साथ कोई था तो बस टॉमी का लकी कंपास, जिसे वो टॉमी के निशानी के तौर पे अपने साथ रखती है। इस बार वो एक जंगल में कैंपिंग करने जा रही है। फॉरेस्ट ऑफिसर उसे बताता है कि वो ज़्यादा दूर ना जाए, क्योंकि कुछ समय से यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट मिसिंग हो रहे हैं, इसलिए यहाँ जानवरों का खतरा है। इसके बाद सासा गैस स्टेशन पर जाती है अपनी ज़रूरत का सामान लेने, पर कुछ आदमी उसे थोड़ा परेशान करने लगते हैं। तब वहाँ बेन आता है, जो उन्हें ऐसा करने से मना करता है। बेन यहाँ अपनी कुछ सामानों को बेचता है। वो सूखे हुए मांस बेचता है, जो टूरिस्ट के लिए अच्छे होते हैं। सासा भी अपने लिए एक पैकेट ले लेती है और वहाँ से निकल जाती है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस रास्ते से जाए। तो सासा बेन से मदद लेती है कि वो जहाँ जाना चाहती है वो किस रास्ते से है। बेन उसे कहता है कि वो कौन सा रास्ता जाना चाहती है, आसान रास्ता या मुश्किल रास्ता। फिर बेन उसे दो रास्ते बताता है, जिनमें से एक रास्ते में बहुत ही अच्छा कैंपिंग साइट है। वहाँ बहुत कम ही लोग जाते हैं, क्योंकि टूरिस्ट को ये जगह पता नहीं होती है। बेन उसे कहता है कि वो जगह थोड़ी खतरनाक है, तो वो अकेली वहाँ ना जाए, पर सासा उसकी बातों को अनसुना कर वहाँ से चली जाती है। उसे लगता है कि बेन उसके पीछे पड़ रहा है। सासा वहाँ से निकल जाती है। एक लंबे सफर के बाद वो उस खूबसूरत कैंपिंग साइट पर पहुंच जाती है, पर थोड़ी देर में वहां कुछ आदमी कैंपिंग करने वहां पर आ जाते हैं और ये वही लोग थे जो गैस स्टेशन पर सासा को तंग कर रहे थे। वो अब भी सासा से बातें करना चाहते थे। उनमें से एक सासा से कहता है कि वो अब तो उनसे दोस्ती कर ले, वो इतनी अकड़ क्यों दिखा रही है। पर सासा चुपचाप अपने कार में खुद को लॉक करके बैठी रहती है। वो उनकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती है। यहाँ हम देख पाते हैं कि सासा काफी ब्रेव है। इस सिचुएशन में भी उसने खुद को शांत करके रखा है। खैर, वो लोग सासा को ज्यादा परेशान नहीं करते हैं और वो अपना कैंपिंग करते हैं। सुबह जब सासा की आंख खोलती है तो वो सभी जा चुके थे। सासा राहत की सांस लेती है और निकल पड़ती है अपने एडवेंचर पर। पूरे दिन वो जंगल के अंदर जाकर एक्सप्लोर करती है। शाम होते ही वो अपना टेंट लगाकर वहां रहती है, पर उसने अपने बैग और कपड़े को एक पेड़ के ऊपर टहनी पर टांग दिए थे। सुबह उसकी आंख खुलती है जब उसे बाहर से कुछ आवाजें आती है। जब वो बाहर जाकर देखती है तो उसका बैग गायब था। वो हर जगह बैग ढूंढने लगती है कि आखिर में उसका बैग यहाँ से कौन ही ले जा सकता है, क्योंकि उसके अलावा इस जंगल में और कोई भी नहीं था। थोड़ा आगे जाकर उसे कुछ आवाजें आती है। उसे लगता है कि शायद यहाँ कोई और भी कैंपिंग कर रहा है। सासा जाकर देखती है तो ये कोई और नहीं बल्कि बेन था। उसने यहाँ अपना शेल्टर बना रखा था। सासा उसे अपने बैग के बारे में बताती है। बेन बताता है कि जरूर ये बंदरों का ही काम होगा, पर अब सासा के पास खाना नहीं था, क्योंकि उसका सारा सामान उसी बैग में था। बेन उसे कहता है कि उसके पास काफ़ी खाना है, वो उसे दे देगा, जिसके बाद वो सासा को मछली खाने को देता है। सासा वहाँ से जाना चाहती है, पर बेन कहता है कि वो खा ले, फिर वो उसे थोड़ा खाना दे देगा और उसके बाद वो यहाँ से चली जाए। सासा मान जाती है। दोनों यहाँ बातें करते हैं। सासा उसे उसके मांस के बिजनेस के बारे में पूछती है। वो उसे बताती है कि उसने उसे टेस्ट किया है, वो उतने बुरे भी नहीं हैं। पर बेन बताता है कि उसने ये बिजनेस अपनी माँ के नाम पर रखा है। इसे बनाने में उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है।
बातें करते हुए सासा उसे पिछली रात की बात बताती है। तब बेन बताता है कि उसने देखा था कि वो डरी नहीं थी, उसने कितने अच्छे से सब कुछ हैंडल किया था, यानी उस समय बेन भी वहीं पर था। ये सुनकर सासा सतर्क हो जाती है, पर बेन बताता है कि वो यहाँ आता रहता है, उसे यहाँ बहुत ही अच्छा लगता है। पर तभी सासा बेन के हाथों में अपना ब्रेसलेट देखती है। अब सासा को यहाँ थोड़ा खतरा महसूस होने लगता है, वो यहाँ से जाना चाहती है, पर तभी बेन अंदर जाता है और सासा का बैग लेकर आता है और उसकी तरफ फेंक देता है। पर डरने की बात यह थी कि उसके एक हाथ में क्रॉसबो थी और दूसरे हाथ में म्यूजिक बॉक्स। और अब वो सासा से कहता है कि सासा अपने बैग ले और यहाँ से जितनी दूर हो सके भागे। पर भागने का समय तब तक ही है जब तक कि ये सॉन्ग बज रहा है। सॉन्ग के खत्म होते ही वो सासा का शिकार करेगा। सासा समझ जाती है कि यह आदमी सनकी है, वो जितनी तेज हो सकता है उतनी तेज वहां से दूर निकल जाती है। सासा सच में बेन से काफी दूर निकल चुकी थी, पर हैरानी की बात तो ये थी कि बेन बड़े ही आसानी से सासा को ढूंढ ले रहा था। वो काफी दूर से भी सासा को देख पा रहा था। इससे हम समझ पा रहे थे कि बेन इस जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। यहाँ अब दोनों के बीच चूहे बिल्लियों का खेल शुरू हो जाता है। आखिर में सासा को दूर नदी में एक नाव दिखती है। वो डिसाइड करती है कि वो किसी तरह से उस बोट तक पहुंचेगी और उसके जरिए यहाँ से भाग सकेगी। नाव के काफी पास जाने पर वो देखती है कि यहाँ पर बेन पानी में स्विमिंग कर रहा है। तब वो चुपके से वहाँ बोट तक जाती है, पर बोट रस्सी से बंधी थी। सासा रस्सी को खोलने की कोशिश करती है, पर यह सब बेन का एक ट्रैप था। बोट के पास में ही एक ट्रैप था जिसमें सासा का पैर फंस जाता है। सासा की चीख सुनकर बेन तुरंत ही वहां आ जाता है, पर सासा अपने साथ पेपर स्प्रे लेकर आई थी। वो बेन के आंख पर स्प्रे कर देती है, जिससे बेन तड़पने लगता है। सासा के पास अच्छा समय था यहाँ से भागने का, पर ट्रैप में फंसे होने के कारण वो भाग नहीं पाती है और अब तक बेन भी आ चुका था। वो सासा को ट्रैप से आज़ाद कर देता है, पर वो उस पर अपना निशाना बनाए हुए था, जिसके बाद वो उसे रस्सी से बांध देता है और पूरी रात उसे बारिश में ही छोड़ देता है। सासा बेन से पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्या उसे ये सब मजाक लग रहा है। पर बेन कहता है कि उसने उससे पूछा था कि उसे आसान रास्ते जाना है या फिर मुश्किल, और सासा ने मुश्किल रास्ता चुना है। अगले दिन वो सासा को वोट पर बांधकर कहीं ले जा रहा था। सासा उसे बातों में उलझाकर खुद को आज़ाद करने की कोशिश करती है, पर बेन को समझ में आ जाता है और वो उसे पानी में उसी बंधे हुए हालत में ही धक्का दे देता है और अपने साथ वोट के पीछे खींचता हुआ लेकर जंगल के और भी अंदर जाता है, जहाँ जमीन के नीचे की तरफ एक गुफा थी। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ कोई भी नहीं आ सकता था, पर बेन ने यहाँ अपने रहने की जगह बना रखी थी। सासा यहाँ जो देखती है उसे तो उसकी रूह कांप जाती है। यहाँ एक पूरी फैमिली की लाश पड़ी थी, जिसका शिकार खुद बेन ने ही किया था। यहाँ आकर सासा को पता चलता है कि बेन जो सूखे मांस बेचता है, जिसे कि सासा ने भी खाए थे, वो जानवर के नहीं बल्कि इंसानों के हैं। यानी कि यहाँ इन जंगलों में जितने भी लोग मिसिंग हुए हैं उन्हें बेन ने ही मार डाला है और उन्हीं के मांस को सुखाकर वो बाजार में बेचता है। सासा बुरी तरह से डर चुकी थी। वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर भाग नहीं पाती है। यहाँ बेन अपनी नकली दांतों को भी हटाकर अपने भयानक नुकीले दांत दिखाता है, जो कि एक जंगली समुदाय आदिवासियों के होते हैं। यानी बेन भी उन्हीं में से एक है। वो सासा से पूछता है कि क्या उसे लगता है कि उसे कोई प्रॉब्लम है। तब सासा उसे समझाने की कोशिश करती है कि जरूर ही उसके साथ कुछ बुरा हुआ होगा, पर वो जानती है कि बेन एक अच्छा इंसान है। वो उसे अपनी बातों में उलझाना चाह रही थी, पर बेन वहां से भाग जाता है और फिर वो अचानक से वापस आकर सासा को भी बाकी लाशों की तरह टांग देता है और उसे अपने सूखे मांस बनाने की रेसिपी बताने लगता है। सासा एक बार फिर से उसे इमोशनल करने की कोशिश करती है। वो उसे उसकी माँ के बारे में बात करती है। बेन भी बताता है कि उसकी माँ बहुत अच्छी थी, पर वो ही उसकी सबसे पहली शिकार थी, इसलिए उसने इसका नाम अपनी माँ के नाम पर ही रखा था। ये सुनकर सासा समझ जाती है कि बेन एक हैवान है जिसे खुद की माँ को भी नहीं छोड़ा। बेन कहता है कि ऐसा करने से अब उसकी माँ हमेशा के लिए उसके पास ही रहेगी और वो उसे भी अपने पास ही रखेगा। वो सासा को हक करता है, पर तभी सासा बेन के कान पर काट लेती है, जिससे बेन उसे छोड़ देता है। सासा अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां से भागती है, पर बेन इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो सासा के पीछे जाता है और उसकी जंजीर को खुद के साथ बांध लेता है, जिससे वो दोनों ही साथ में रहते हैं, जिससे कि सासा भाग न सके। दोनों नदी के तेज बहाव में बहे जा रहे थे। बेन के पत्थरों से काफी चोट आती है, जिससे वो थोड़े समय के लिए बेहोश हो जाता है, जिसका फायदा उठाकर सासा जंजीर को छुड़ाने की कोशिश करती है, पर बेन अब तक जाग जाता है और एक बार फिर से उन दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। पर अंत में सासा एक पत्थर से बेन के पैर को तोड़ देती है। सासा को भी काफी चोट आती है।
दोनों एक ही जंजीर से बंधे हुए एक दूसरे से दूर पड़े हुए थे। बेन अब कुछ भी कर नहीं सकता था, इसलिए वो एक चाकू लेकर वहीं बैठा हुआ था ताकि सासा उसे नुकसान न पहुंचा सके। यहाँ सासा अब अपने अंदर छुपा दर्द बाहर निकालती है। वो बताती है कि टॉमी पहाड़ पर चढ़ाई नहीं करना चाहता था, वो सिर्फ उसकी जिद के कारण ही वहां गया था। जब टॉमी ऊपर से गिरा तो उसे पता भी नहीं था कि वो जिंदा है या मर चुका है। उसने उसे बहुत आवाज़ दी थी, पर टॉमी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। जब वो गिरा तो वो उन दोनों को पहाड़ के नीचे खींच रहा था, इसलिए उसे टॉमी को छोड़ना पड़ा। इसका पछतावा उसे हमेशा रहेगा कि उसने टॉमी की बात नहीं मानी। खैर, दोनों को ऐसे ही पड़े पूरी रात बीत जाती है। अगली सुबह सासा बाहर निकलने का रास्ता पूछती है। बेन बताता है कि जंगल के रास्ते निकलने में 12 दिन लग जाएंगे, पर बेन की चोट में इन्फेक्शन हो चुका था तो वो इतने दिन जिंदा नहीं बच पाएगा। इसलिए सासा पहाड़ के ऊपर चढ़ने की बात करती है। अब या तो बेन उसके साथ पहाड़ पर चढ़े या फिर वो उसके मरने का इंतजार करेगी। पर सासा बेन को साथ में चढ़ने को कहती है। वो बेन को उसे खोलने को कहती है जिससे कि वो उसकी मदद कर सके। बेन अब अपने हालात से लाचार था। उसके पास सासा की बात मानने के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं था। बेन के पास चढ़ाई का सामान था, वो उसे सासा को देता है और उसे खोल देता है, पर वो उसे धमकी देता है कि अगर वो ऊपर तक पहुंच गए तो वो सासा को आज़ाद कर देगा, पर अगर सासा ने होशियारी दिखाई तो वो इसी पत्थर पे उसका सर फोड़ देगा। इसके बाद दोनों चढ़ाई शुरू करते हैं। सासा आगे जाती है और बेन उसकी मदद से खुद को ऊपर खींचता है। एक बार सासा हार्नेस को खोलने की कोशिश करती है, पर बेन उसे देख लेता है और उसे खींचकर गिरा देता है। सासा बहाना बनाती है कि वो बस उसे ठीक कर रही थी, जिसके बाद दोनों एक बार फिर से बातें करते हुए चढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं। सासा उसे अपनी बातों में उलझाए रख रही थी, पर एक पॉइंट पर आकर सासा खुद को बेन से अलग करने में कामयाब हो जाती है। बेन उसे वापस गिराने की कोशिश तो करता है, पर सासा खुद को संभाल लेती है, जिसके बाद वो बेन की रस्सी खोल देती है, जिससे बेन नीचे गिरकर मारा जाता है। जिसके बाद इस हैवान का यहीं अंत हो जाता है। पर अब सासा के सामने एक बड़ी चुनौती थी। उसे बिना किसी सेफ्टी के ऊपर तक चढ़ना था। एक छोटी गलती का मतलब था मौत। पर सासा किसी तरह से उस पहाड़ पर चढ़ जाती है, जिसके बाद वो जंगल के रास्ते बाहर निकल जाती है। रास्ते में उसे 2 लड़कियां मिलती हैं जो उसे उसके कहने पर उसकी गाड़ी तक छोड़ देती हैं। जिसके बाद सासा सीधे उसी फॉरेस्ट ऑफिसर के पास जाती है और उन्हें बताती है कि वो जानती है कि सारे मिसिंग लोग कहाँ हैं। जिसके बाद हम एक हेलीकॉप्टर को उस तरफ जाता हुआ देखते हैं। यहाँ सासा की हिम्मत के कारण ही वो इस भयानक परिस्थिति से निकल पाई थी। सासा के कारण ही यहाँ गुमशुदा हुए लोगों के बारे में भी पता चला। जहां अब तक सभी मान रहे थे कि लोगों के गुमशुदा होने के कारण जंगली जानवर हैं, पर अब उन्हें पता चलता है कि इन सब के पीछे एक इंसान था। इन सब के बाद हम सासा को देखते हैं जो समुद्र के पास थी। इतने समय से अपने पास रखी टॉमी की निशानी उसके लकी कंपास को वो समुद्र में बहा देती है। यानी अब उसने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है। वो अपने पछतावे से बाहर निकलना चाहती है, क्योंकि वो समझ चुकी है कि टॉमी के साथ जो भी हुआ वो बस एक हादसा था, इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं थी। और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं ख़त्म हो जाती है।